हाँ जी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और मैंने कहा था कि आधा घंटा तो यार क्वेश्चन में ही लगेगा, जो क्वेश्चन छुटे हुए हैं। तो पहला काम ये किया जाए कि हम क्वेश्चन खत्म करें। ओके। और पिछला क्वेश्चन जो किया था वो क्वेश्चन अच्छा था, एक एजम्पशन था वो मैंने लिखवा दिया था आपको, जिसमें पोर्टफोलियो जो है उसमें कैश को वो पार्ट ना समझा जाए। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 36। सीधा आप ओपन करोगे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन है, और छोटे क्वेश्चन, और छोटे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं तो आने की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, पढ़े। यस, स्पीड से आज खत्म करते हैं। डेरिवेटिव रियल ऑप्शन अगली क्लास होगी, बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। तो रियल ऑप्शन यही निपटा देते हैं। एक्चुअली मैं वो कैपिटल वेस्टिंग या रेसिडुअल में करवाता हूँ, पर रियल ऑप्शन हम यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि रियल ऑप्शन है यार, नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो चलो ना यार यहीं खत्म करें, बात खत्म हो जाए। तो पढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, विच पोजिशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर gives a speculator a complete hedge। कंप्लीट हैज करना है तो हमें कौन सा पोजीशन लेना पड़ेगा? अपोजिट पोजीशन। सर अपोजिट पोजीशन लेने का मतलब क्या है? अपोजिट पोजीशन लेने का मतलब मैंने बताया, अगर आपने ऑलरेडी शेयर्स खरीदा है तो यार शेयर के बढ़ने से प्राइस के, मार्केट के बढ़ने से शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डर उस बात का नहीं है, अगर मैंने शेयर खरीदा है तो मुझे डर किस बात का है? प्राइस के बढ़ने का डर नहीं है, वो तो मेरे फायदे की चीज है। मुझे डर किस बात का है? प्राइस के गिरने का। इसलिए अगर मैंने शेयर खरीदा हुआ है और मेरा ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, तो इसको काटने के लिए मुझे अपोजिट पोजीशन लेना पड़ता है। इट मींस अगर मैंने शेयर खरीदा, मेरा लॉन्ग पोजीशन है, शेयर के बढ़ने का से मुझे फायदा है पर गिरने से नुकसान है, तो मुझे इंडेक्स फ्यूचर में, मुझे सेंसेक्स में, निफ्टी में डाउनसाइड बैटिंग करनी पड़ेगी, अपोजिट पोजीशन लेना होता है। दैट्स इट। ओके सर, लेकिन अगर आपने शॉर्ट सेल कर रखा है, शॉर्ट सेल का मतलब समझते हो? किसी से उधार लेकर मार्केट में बेच दिया है और किसी को शेयर को वापस करना है, किस बात का डर? शॉर्ट सेल अलग है, शॉर्ट पोजीशन अलग है। अगर सर आपने शॉर्ट सेल कर रखा है, अभी मैं यहां शॉर्ट पोजीशन भी बोल देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट सेल मतलब मैं क्या चाहूंगा कि शेयर का प्राइस कम हो और कम दामों में खरीद के मैं वापस कर दूं, ये चाहूंगा ना शॉर्ट सेल में। अभी मैं शॉर्ट पोजीशन भी बोल दूं, ऐसे बोलूं तो ज्यादा कैश मार्केट में मेरा शॉर्ट पोजीशन है, तो फ्यूचर मार्केट में मुझे क्या करना? वाह, मजा आ गया। अगर मैंने शेयर खरीद रखा है, शेयर खरीद रखा फिजिकल, तो मैं क्या बोलूंगा? सर कैश मार्केट में आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो फ्यूचर में आपको शॉर्ट पोजीशन करना पड़ेगा। अगर मैंने शॉर्ट सेल कर रखा है तो मैं क्या बोलूं? शॉर्ट सेल एक्चुअल में फिजिकली। तो फिर मैं बोलूंगा कैश मार्केट में आपका शॉर्ट पोजीशन है, आप चाहते हो कि बढ़ जाए, मतलब आपका शॉर्ट पोजीशन है। किसमें? कैश मार्केट में। बताओ फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? मुझे डर किस बात का है? कहीं प्राइस बढ़ ना जाए इसका। हालांकि मैं चाहता हूं कि कम हो जाए, पर यार सामने वाले को लौटाना है ना, तो मैं ये चाहूंगा कि प्राइस बढ़ ना जाए। तो बढ़ने का डर है, तो फिर मुझे फ्यूचर मार्केट में कौन सा पोजीशन लेना पड़ेगा? लॉन्ग पोजीशन। जस्ट अपोजिट पोजीशन लेना है। परफेक्ट है इसके लिए आपको सीधा बीटा से मल्टीप्लाई करना है। अगर टारगेट बीटा 0 ना भी लिखा तो सीधा बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिर एफ और वगैरह, पर वो अमाउंट पूछेगा तो फिर तो हो जाएगा। बड़े पूछ रहा है कौन सा पोजीशन लेना लोगे आप, किसमें? फ्यूचर में कौन सा पोजीशन लेना चाहोगे? सर अपोजिट पोजीशन। आप पोजीशन बताइए जाइए, हम बोलते जाएंगे। तो उन्होंने कहा मान लो एक शेयर है किसका? राइट लिमिटेड का। ठीक, और जो आपको लग रहा है कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, शेयर ऑलरेडी है भैया, तो आपका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है? सर लॉन्ग पोजीशन है, किसमें? कैश मार्केट में। कितने से? 50 लाख से लॉन्ग पोजीशन। तो यहां आप फ्यूचर में, यहां से फ्यूचर लिख दो। यस, इंडेक्स फ्यूचर।
फ्यूचर में कौन सा पोजीशन लोगे? फ्यूचर में आप शॉर्ट पोजीशन लोगे। कितने रुपए का? सब पैसा है 50 लाख, और परफेक्ट हेज करना तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 लाख इंटू 1.25, तो सर 62,50,000 का हम कौन सा पोजीशन लेंगे? शॉर्ट पोजीशन लेंगे फ्यूचर में। क्यों फ्यूचर में? क्योंकि कैश मार्केट में आपका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है? लॉन्ग। जस्ट अपोजिट पोजीशन लेना होता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आगे जी, आगे बढ़ूं सर। पॉइंट नंबर 2, यस, एक कंपनी है रॉन्ग लिमिटेड, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि डेप्रिशिएट होगा, कम होगा। हो सकता है इसलिए आपने शॉर्ट सेलिंग कर लिया है, हो सकता है इसी वजह से कैश मार्केट में आपका कौन सा पोजीशन है? शॉर्ट। तो सर फ्यूचर मार्केट में हमको क्या लेना पड़ेगा? लॉन्ग। कितने से? तो कैश मार्केट में शॉर्ट है 25 लाख इंटू 0.9, अपोजिट पोजीशन लेना। 25 लाख इंटू 0.9, सर 22,50,000 से क्या लेना पड़ेगा? लॉन्ग। मतलब यार मैं शर्त लगाना चाहता हूं। किस पे शर्त लगाना चाहता हूं? निफ्टी पे शर्त लगाना चाहता हूं, इंडेक्स पे शर्त लगाना चाहता हूं। मेरे पास ये है, तो मैं सोचता हूं चलो ना यार, मैं अपोजिट मैं शर्त लगा रहा हूं कि मार्केट गिरेगा। कितने से? 62,50,000 से गिरने का शर्त लगा रहा हूं। फिर मेरे पास दूसरा और शेयर है, तो उसमें कौन सा पोजीशन है? शॉर्ट। तो मैंने कहा मैं लॉन्ग पोजीशन बढ़ने का शर्त लगाना चाहता हूं 22,50,000। और एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? फेयर लिमिटेड, और उसमें शॉर्ट पोजीशन है। किसमें? कैश मार्केट में शॉर्ट पोजीशन है, तो मुझे लॉन्ग लेना पड़ेगा। लॉन्ग पोजीशन 20 लाख इंटू 0.75, 15 लाख। That's it। अब मैं गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज मुझे ना इंडेक्स पे शर्त लगानी है, निफ्टी पे। तो वो पूछेगा ना कि भाई बताओ बढ़ने का कि कम होने का। मैंने कहा सुनो, 62,50,000 कम होने का शर्त, 22,50,000 बढ़ने का शर्त, 15 लाख बढ़ने का शर्त। बोलते पागल हो, एक साथ बोलो ना, ये क्या टाइम पास कर रही है? इतना बढ़ने का, इतना नेट बोलो, नेट। कभी आप कहते हो निफ्टी, अल्टीमेटली आपको तो निफ्टी में ही लगाना है ना शर्त। मैंने कहा निफ्टी में ही लगाना, मुझे इंडेक्स में ही तो लगाना है। तो बोले एक साथ बोलो ना आप। कभी बोलते बढ़ने का शर्त, कभी बोलते गिरने, एक साथ नेट में बोलो। तो मुझे नेट में बोलना पड़ेगा। यह है गिरने का और यह है बढ़ने का। तो नेट देखे सर 62.5 है गिरने का, माइनस 22.5 माइनस कर दिया, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी लॉन्ग करना है। माइनस 15 भी कर दिया। तो नेट मुझे 25 लाख का शर्त लगाना है और गिरने का शर्त लगाना है। मतलब सीधी सी बात है, मैंने शॉर्ट जो होता था उसमें से मैं नेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लॉन्ग को माइनस कर रहा, तो भी मेरे पास मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना ही पड़ेगा। और कितने से? 25 लाख से। अगर मैं 25 लाख से शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूं तो मेरा परफेक्ट है। मुझे इन लोगों के लिए इंडिविजुअल शर्त नहीं लगानी है कि इसके लिए चलो ना मार्केट का अलग से शर्त लगाए, इसके लिए अलग से शर्त लगाए, इसके लिए अलग से। बोले ये नहीं, पहले आप देख लो और उसके हिसाब से मुझे नेट बताओ कि मार्केट में कैसे शर्त लगाना। दैट्स इट, खत्म। एग्जाम में यही पूछेगा कि बताइए आपको नेट पोजीशन कितने का शर्त लगाना, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो देखे कैसे सॉल्व हुआ है। आप इस तरह से, आपको पोजीशन निफ्टी में क्या लेना, इस तरह से आप दिखाओगे तो प्रेजेंटेशन का नंबर। मैंने पहले तीनों कंपनी का नाम लिख दिया और उनका कैश मार्केट में पोजीशन लिख दिया। 50 लाख अमाउंट लिखा, बीटा लगा। अगर यहां लॉन्ग है तो इधर किया जाएगा शॉर्ट। आपको अमाउंट को बीटा से मल्टीप्लाई करना। ठीक कैसे? रॉन्ग लिमिटेड का अगर शॉर्ट है तो यहां किया जाएगा लॉन्ग, अगर यहां शॉर्ट है तो इधर क्या जाएगा? लॉन्ग। बस इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 25 लाख नेट में क्या आ गया? शॉर्ट आ गया। तो नेट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर। दैट्स इट। क्या बहुत ज्यादा मुश्किल था? नहीं सर, इजीली हो जाए। आगे चले? हाँ सर आगे चलते, मजा आया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं पहले। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 30 यूनिक क्वेश्चन निकाला हूं सोच समझ के, ठीक है जी। पढ़ते हैं अभी वाला क्वेश्चन जैसे ही है। सर राम बाय लिखा है तो सर क्या इसको मैं लॉन्ग पोजीशन बोल राम ने लॉन्ग पोजीशन लिया है 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 22 के 10,000 टू के हिसाब से ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है। तो सर 10,000 इंटू 22 सर 2,20,000 का लॉन्ग पोजीशन है और कौन से मार्केट में? कैश मार्केट, ठीक है जी। हाँ बोलो। हाँ और इसका बीटा कितना है? बीटा है 1.5, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सेल कर रखा है, सेल कर रखा है मतलब कौन सा पोजीशन बोल सकता हूँ? सेल कर रखा है मतलब आप बोल सकते शॉर्ट पोजीशन इन कैश मार्केट। कितना शेयर्स है सर? ए लिमिटेड का 5,000 शेयर्स है, कितने के हिसाब से है? 40 के हिसाब से है। तो 5,000 इंटू 40 तो सर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का इसका ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है? शॉर्ट कैश मार्केट में, और इसका बीटा कितना दिया है? 2, ठीक। ही ऑप्टेन अ कंप्लीट हैज, बोले कंप्लीट हैज कर सकते हैं किसमें? निफ्टी में। 1,000 रुपए का एक तो नंबर ऑफ निफ्टी निकल सकता है, पर कंप्लीट हैज करने के लिए हम बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2,20,000 इंटू 1.5 तो 3,30,000। अगर मैंने कहा इसको देखा जाए तो 3,30,000 का क्या होना चाहिए सर? ये लॉन्ग है तो कंप्लीट हैज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट। एग्री? हाँ सर। और सर 2 लाख इंटू 2 तो सर 4 लाख ये शॉर्ट है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग, अपोजिट पोजीशन। ओवरऑल मार्केट में क्या करना पड़ेगा सर? 4 लाख रुपए लॉन्ग है माइनस 3,30,000 शॉर्ट है, तो नेट में सर 70,000 रुपए हमको लॉन्ग पोजीशन लेना ही पड़ेगा निफ्टी में। अगर नंबर ऑफ निफ्टी बोलेगा तो 1,000 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ निफ्टी 70,000 डिवाइडेड बाय 1 तो 70। हालांकि आईसीआई इसको 70 कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है और क्या बोल रहा है? शॉर्ट, पर फिर भी 70 निफ्टी होना चाहिए, शॉर्ट करें। ओके। अगर मुझसे पूछा जाए कंप्लीट हैज करना है तो क्या करना? इट मीन्स 70,000 रुपए आपको अपसाइड बैटिंग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्या ये कंप्लीट हैज हो चुका है? यस। अगर मैंने कहा कि वाकई, अब यहां समझना बहुत ज्यादा डाउट आया है बच्चे। सर मान लो निफ्टी डाउन हो जाता है ब्लैक में। मान लो निफ्टी जो है, अगर आपने ये किया निफ्टी 10% से डाउन हो गया, निफ्टी 10% से डाउन हो गया, जिसपे 70,000 आपने लॉन्ग किया था, तो 10% से डाउन हुआ। उसकी वजह से एक कंपनी ये है राम एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड पे भी फर्क पड़ेगा और साथ में ए लिमिटेड पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर निफ्टी में कितना पैसा लगा है सर? निफ्टी में हमने 70,000 लगाया है और अपसाइड बैटिंग किया, लॉन्ग पोजीशन है। और सर इसमें 2,20,000 लगा है, किसमें? कौन सी कंपनी होगी क्या? एक्स। एक्स में सर 2,20,000 रुपए लगा हुआ है और इसमें भी लॉन्ग पोजीशन है। और सर ए में 5,000 मतलब 2 लाख रुपए लगा हुआ। 2 लाख कहां से आया? ये। और इसमें कौन सा पोजीशन है? 2 लाख लगाया है, शॉर्ट पोजीशन। अगर मान लो सर कि निफ्टी गिरता है, लॉन्ग पोजीशन, सर यहां तो लॉस हो गया। अगर निफ्टी गिरता है तो यहां कितने का लॉस हो गया? 7,000 का लॉस हो गया। निफ्टी गिरा तो 7,000 रुपए का लॉस है, मान लो 10% से। तो उसकी वजह से ए और एक्स में भी तो फर्क पड़ेगा। और ए और एक्स, एक्स का बीटा कितना है सर? एक्स का बीटा है 1.5 और ए का बीटा क्या है सर? ए का बीटा है 2। और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बीटा के अनुसार हो रहा है, बीटा के हिसाब से हो रहा है। अगर बीटा के हिसाब से हो रहा है तो इस पे 20% का फर्क पड़ेगा, डाउन हो जाएगा, और इस पे 15% का फर्क पड़ेगा, ये भी डाउन हो जाएगा।
यहां कौन सा पोजीशन, यहां शॉर्ट पोजीशन, यहां तो फायदा हो जाएगा 2 लाख का 20%। सर यहां कितने का फायदा हो जाएगा, 40,000 का। यहां गिरने से फायदा है ना, ऑलरेडी आपका शॉर्ट है। और सर एक्स में 15% का फर्क पड़ेगा और यहां लॉस हो जाएगा 2,20,000 का 15%, तो यहां माइनस हो जाएगा 33,000। क्या आपका अब बीटा में आपने कंप्लीट हैज किया था तो क्या आपका 0 हो जाएगा? यस। हम कभी भी हैज करते हैं बीटा को देखते हुए, हम ये सोचते हैं कि बीटा के हिसाब से ही इन स्टॉक पे फर्क पड़ेगा, पर एक्चुअल तो कुछ और भी तो हो सकता है। हमने सोच के किया है परफेक्ट हैज कि ऐसा ही होगा जैसा बीटा दिया हुआ है, पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि यार ये जो स्टॉक है इसमें हो सकता है डबल का चेंज ना हो, इसमें हो सकता एक्चुअल में तो कुछ और हो सकता। वैसे तो कंप्लीट हैज हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि वो ये कह रहा कि देखो ना एक्चुअल में ये हो गया। एक्चुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ भैया एक्चुअल में क्या हो गया? बोले एक्चुअल में ऐसे हुआ, he closes out his position at the closing price next day, जहां शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप हो गया 2%। एक्स लिमिटेड के साथ सीन ये हुआ कि वो 2% से ड्रॉप हो गया, ये लिखा है ना। तो सर 2 इंटू 1.5 नहीं करेंगे? नहीं भाई, अब नहीं करेंगे। अब उसने बोला कि एक्स लिमिटेड के विषय, अब मार्केट के विषय में बोले अलग से बताएंगे। हम एक्स लिमिटेड का ही बता रहे कि वो 2% से डाउन हो गया, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और ए लिमिटेड के साथ तो हद हो गई, वो तो एप्रिशिएट हो गया 3% से। और निफ्टी गिर गया लिखा है ड्रॉप्ड कितने से, 1.5। अब बताओ गिर गया, तो अब बताओ क्या हो रहा है? अब ये नहीं चलेगा, इसको भूल जाओ। अब हम रियलिटी में बोल रहे कि ऐसे ऐसे। देखिए खूब हैज किया था, कंप्लीट हैज कंप्लीट हैज कंप्लीट हैज, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बीटा के हिसाब से ही होगा जरूरी थोड़ी ना। हालांकि मैंने आपसे बोला था कि यार बीटा के आसपास जाता है, पर हो सकता है कि मार्केट कुछ खुद किधर भी चले। तो सर ये 1.5% से डाउन, तो 70,000 इंटू 1.5, सर 1,050 का लॉस। सीधी सी बात है, 1,050 का। सर अगर ये 1.5% तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं बेटे, एक्चुअल में अब बीटा हमारे काम का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे 3% से अप हो गया, और यहाँ कौन सा पोजीशन था, शॉर्ट, तो 2 लाख का 3%। सर यहां भी लॉस हो गया कितने का, 2% से डाउन हो गया, लॉन्ग पोजीशन था। तो सर 2,20,000 का 2%, सर 4,400 का भी लॉस हो गया। अब सबको जोड़ दो, 4,400 प्लस 6,000 प्लस 1,050, तो टोटल मिलाकर लॉस हो गया 11,400। यही उन्होंने पूछा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई शक की बात। देखिए जी, यस। सबसे पहले मैंने कहा नेट पोजीशन कितना लेना है निफ्टी में, तो एक्स लिमिटेड को ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, यस। तो मैंने 2,20,000 उसका लॉन्ग पोजीशन है, तो उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो 3,30,000 शॉर्ट, क्योंकि मुझे कंप्लीट हैज निकालना है। ऐसी ए लिमिटेड का ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है, शॉर्ट, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया लॉन्ग। नेट में मैंने कहा लॉन्ग पोजीशन लेना है, किस में लेना है, निफ्टी में। इट मीन अब आपके पास 3 चीजें हो गई। क्या क्या चीज हो गई? एक तो एक्स लिमिटेड में आपका लॉन्ग पोजीशन है 2,20,000 से, ए लिमिटेड में आपका शॉर्ट पोजीशन है कितने से, 2 लाख से, और मार्केट में निफ्टी में आपका 70,000 रुपए से लॉन्ग पोजीशन है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे नहीं निकलता, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हो, पर उन्होंने ना प्राइस से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ निफ्टी होना चाहिए, पर उन्होंने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोला है इसको। ठीक है जी, यहां तक तो सर कोई समस्या नहीं है, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि यार एक्स लिमिटेड 2% से क्या हुआ, उस हिसाब से मैंने गिर गया, 2% से यहाँ गिर गया था, तो यहाँ लॉस है। सर ये ए लिमिटेड 3% से क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, जबकि यहाँ पोजीशन कौन सा था, शॉर्ट, तो यहाँ भी लॉस है। और निफ्टी का लॉन्ग पोजीशन है 1.5% से डाउन हुआ, जबकि आपका लॉन्ग पोजीशन था, यहाँ भी लॉस। तो ओवरऑल लॉस आपका कितना हो गया, 11,450। ठीक,
देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन कम नहीं था, ये भी क्वेश्चन अच्छा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कमोडिटी फ्यूचर से पहले हम लास्ट क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 38, यही एक क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर के 2-4 क्वेश्चन, और उससे पहले 2 एग्जाम्पल आपको करना जरूरी। ठीक है, तो सर आप वो पहले वो दोनों एग्जाम्पल करवा दोगे और उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर करवाऊंगा? हाँ जी, वो 2 एग्जाम्पल हालांकि वो कमोडिटी फ्यूचर में ही काम आने वाले हैं, पर वो करना जरूरी। ठीक है, तो चले अगला क्वेश्चन करने। चलो जी, चलिए बढ़े आगे। यस सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा बीटा मैनेजमेंट का, और ये चाहो तो मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी डाल सकता था, पर यहां जरूरी है, एमटीपी में आया था मार्च 2018 में, और इंपॉर्टेंट है, एक बार देखें। ऑन 1 अप्रैल 2015 सुनिधि वाज होल्डिंग अ पोर्टफोलियो। कितनी सिक्योरिटी है? 10 सिक्योरिटीज है, और पोर्टफोलियो का वैल्यू दिया है 994450। दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, एंड वेटेड एवरेज बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटी वाज 1.10। ये टोटल 10 सिक्योरिटीज का नहीं है, ये कितने सिक्योरिटीज का है? 9। ठीक तो सर ये पोर्टफोलियो का बीटा है क्या? ये पोर्टफोलियो का बीटा नहीं है, ये 9 सिक्योरिटीज का बीटा है। Since she was expecting a fall in the price of shares in near future, उसको लग रहा था कि यार प्राइस गिरने वाला है, तो उन्होंने हैज कर लिया और उन्होंने सोल्ड किया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दे दिया। सोल्ड का मतलब 5 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट -5, और मल्टीप्लायर कितना ले लिया? 25। ठीक है, मतलब ये हो गया एम। एक्सपायरिंग कब का है? मई 2015 के लिए, और उन्होंने एफ का वैल्यू भी दिया है 8767.07। इट मींस यहां अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो बोल रहा है बीटा निकालना है, और कौन सा? 10th सिक्योरिटी का। कैसे किया जा सकता है? बीटा निकालना है आपको 10th, 9 सिक्योरिटी का तो पता है। सर पहले हम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लेते, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, और उसके एक बार वो कैलकुलेट हो गया तो फिर हमें 9 सिक्योरिटी का बीटा पता है और 10वीं सिक्योरिटी का हम निकाल लेंगे। पर पहले हमें टोटल बीटा तो निकालना पड़ेगा ना यार, वेटेड एवरेज। और बीटा कैसे निकलेगा? सर बीटा निकालने का आपको फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमको पता है -5, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हमको पता है 994450, इनटू टारगेट बीटा हमें कितना रखना है? 0, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को ले लिया x, मतलब -x हो गया। सर 0 -x मतलब बात खत्म ना, या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। यस, और m हमको पता है, m कितना पता है? m m m m m मल्टीप्लायर हमको पता है 8767.07, और सर ये हो गया f, और मल्टीप्लायर कितना लिखा था? 25। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? यस। तो 5 इंटू 8767.07 इंटू 25। ठीक, और सर ये क्या है? ये इनटू में है या इक्वल टू है? यहाँ 0 -x, या x भी लिखोगे, छोड़ दो, हम यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, और मैथ्स में कौन घुस रहा है, यहाँ x ले लेता। परफेक्ट है मतलब x से मल्टीप्लाई कर देना। तो सर x का वैल्यू मतलब सर ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 994450, तो करीब करीब बीटा आ गया यहाँ 1.0, इस तरह से कुछ आया है, 1.102, 1.10। ये बीटा है एक्चुअली, इसको मैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी बोलूंगा तो चलेगा। ठीक है, 5 कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, माइनस के साइन में दिक्कत हो रही है मैथ्स के हिसाब से। और यहाँ एफ और एम किया तो बीटा आ गया 1.102। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया बीटा। यस सर।
आगे क्या करना है, अब समझना, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज समझ रहे हो, ये बीटा टोटल मिलाकर कितनी सिक्योरिटीज का है सर, टोटल मिलाकर 9 सिक्योरिटीज का। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो वेट है ये सब में इक्वल वेट है, तो मैंने कहा 9 सिक्योरिटी मतलब 0.9 वेट, 0.9, और इसका बीटा कितना है 1.10। मैं मान के क्या चल रहा हूं कि हर एक 9 सिक्योरिटी का वेट 90% है और एक सिक्योरिटी का वेट 10%। तो 9 सिक्योरिटी का वेट है कितना 1.10, और एक सिक्योरिटी का वेट इनटू बीटा, तो बीटा ऑफ 10th सिक्योरिटी आ गई 1.12। ये ICAI का आंसर है, पर सिंपल है। ये कितने सिक्योरिटी का है 10, 9 सिक्योरिटी का वेट है 0.9, एज्यूम कर रहा हूं कि सब इक्वल वेटेज है, और इसका है 1, आंसर निकल जाएगा। तो बीटा कितना आ गया 1.1। क्वेश्चन अच्छा है, और बीटा मैनेजमेंट खत्म हुआ। अब आगे हम जो कर रहे हैं वो बात कर रहा है कमोडिटी फ्यूचर की, पर उससे पहले मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा और उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर पे जाऊंगा, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सर एग्जाम्पल किसके, एग्जाम्पल कुछ विशेष नहीं है, थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस के ही एग्जाम्पल है, पर उसमें डिविडेंड की बात मुझे करनी, तो वो एग्जाम्पल सबसे पहले कर ले। ठीक है जी, ओके। कॉन्सेप्ट बुक ओपन कर रहे हो आप, और उसमें एग्जाम्पल नंबर 17। सर क्या ये हमारी स्टडी मैट का एग्जाम्पल है, हाँ, इसके बिना कमोडिटी फ्यूचर नहीं हो सकता, तो ये पहले समझना पड़ेगा कि क्या एग्जाम्पल है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से ओपन कीजिए एग्जाम्पल नंबर 17। डेरिवेटिव चैप्टर दिख रहा होगा आपको, चैप्टर नंबर 3, तो 3 पॉइंट कुछ होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 17 अच्छे से एक बार रीड करो। हम वापस आ गए, बीटा मैनेजमेंट 1 मिनट के लिए भूल जाइए, हम वापस आ चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पर। ओके, पढ़े, लिखा है कंसीडर 4 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको निकालना है फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर, 4 मंथ फ्यूचर, 4 महीने बाद का प्राइस क्या हो। ओके, मतलब सर सीधी सी बात है, ये है आंच और ये है 4 मंथ, और हमें यहां के लिए एफ निकालना है कि यहां का एफ क्या होगा, ये बताइए। ठीक है सर, और कितने शेयर्स का निकालना, 500 शेयर्स का। एक शेयर का निकालेंगे तो 500 शेयर्स का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। शेयर का प्राइस अभी कितना है 75, तो हमको स्पॉट मिल गया, कितना मिल गया 70। डिविडेंड 2.5 रुपए मिलने वाला है, और डिविडेंड माइनस हो जाता है, और डिविडेंड जनरली यहां मिलता है 2.5 रुपए। कुछ ना बोले तो हम मानते हैं कि 4 मंथ के एंड में मिलेगा 2.5 रुपए, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि डिविडेंड मिलने वाला है और इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। बस यही एक टॉपिक है जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूं। डिविडेंड बोले यहां मिलने वाला, यहां मतलब 3 मंथ में डिविडेंड मिलने वाला है, और डिविडेंड जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 2.50 रुपए। बस यही एक चीज मुझे डिस्कस करना है कि भाई डिविडेंड अगर मैच्योरिटी से पहले मिलने वाला है तो इसका आप ट्रीटमेंट क्या करो, बस। तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, मतलब आपको कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग लेना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये डिविडेंड हो ही ना, अगर ये डिविडेंड नहीं है तो फिर तो कुछ है नहीं, फिर तो कुछ बचा नहीं है सर। उसके बाद अगर डिविडेंड नहीं होता, अगर ये डिविडेंड नहीं होता तो फिर तो हम ऐसे कर लेते, F इज इक्वल टू 75 इंटू कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग E कितना परसेंट है 10% इंटू 4/12 के हिसाब से काम कर लेते हैं, और ये आ जाता 0.033, और आंसर आ जाता हमें, ये कैसे निकल रहा, तो ये आपको पता 0.033 डिवाइडेड बाय, सर कर लो ना प्लीज, 0.033 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.03355। ठीक है, तो आंसर आया, एक फ्यूचर प्राइस आया 77.52, और 500 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 38760। कोई समस्या है क्या, नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा स्टॉक है जिसमें डिविडेंड भी मिल रहा है, फिर क्या करोगे।
इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि ये ₹2.5 जो है ये 3 महीने में मिलने वाले हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, बस यही समझने की कोशिश कर रहे। मुझे क्या कप का प्राइस निकालना है सर, मुझे निकालना है यहां का प्राइस, कैसे करें? तो एक तरीका सुनना ध्यान से सर, एक काम करते हैं ना, इसका 2 तरीके हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं। बात समझ लो बेटे, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है आज। सर पहला तरीका, इसको यहां पहुंचा देते हैं, दैट्स इट। मतलब सर बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, मैं डिविडेंड की एक मैंने बात की वैल्यू, इट मींस अगर मैं कहूं एफ ऐसे निकाला जा सकता, 75 ई 0.10 इंटू 4/12, बोलो हाँ, माइनस डिविडेंड कितना मिल रहा है ₹2.5, पर इसका मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, इंटू ई 0.10 इंटू 1/12। तो देखा जाए तो ये तो ऑलरेडी निकला 75 इंटू ई 0.033, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है आपका, ये निकला हुआ है, बोलो हाँ 75.52 एग्री। अब डिविडेंड का देखना पड़ेगा, तो डिविडेंड सर ₹2.50 इंटू 0.1 इंटू 1/12, एक तो ये तरीका हो गया, 0.0833, 0.0833, और इसको मैं यहां पहुंचा रहा हूं डिविडेंड को, मेरे ख्याल से टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, 0.00833 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 2.5 माइनस 75.52, तो सर ये आ गया 72.99। इस तरह से हम काम कर सकते, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, एक मेथड ये हो गया, क्योंकि मुझे तो यहां का चाहिए कि यहां मेरा कितना पैसा मिले लगेगा। अगर सीधी सी बात करूं तो मैं कह रहा हूं यार 75 आज जा रहा है, उसका मैं बैंक से उठाऊंगा तो मैंने उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, फिर मैंने कहा यार ₹2.5 मुझे यहां मिलेगा, पर मुझे तो यहां का वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसे कर सकते, पर हम जनरली ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ICAI ऐसे नहीं कर। दूसरा तरीका, ICAI कहता कि भाई हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। सिंपल तरीका है कि यहां जो डिविडेंड मिलने वाला है, कितना मिलने वाला, ₹2.50। बोले आप एक काम कीजिए, इसको यहां ले जाइए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू यहां निकल जाएगा, और फिर बोले इसमें से, अब सुनना ध्यान से, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मतलब सर हमको करना पड़ेगा ₹2.50, प्रेजेंट वैल्यू मतलब ऐसे ई 0.10, कितने महीने पहले खींच रहा है उसको, 3/12। अगर देखोगे तो डिविडेंड की मैंने प्रेजेंट वैल्यू में निकाला ₹2.50, 3/12, आंसर आ गया 2.4383। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, इसको मैंने क्या नाम दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। अब मैंने कहा यार 75 में से, वैसे यहां माइनस होगा, वो मिस्टेक हुआ है, आपकी बुक में सही हो जाएगा, 75 में से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है? तो इसको मैं ठीक कर लेता हूं, मुझे आपकी बुक में सही होगा, आप चेक करो, 75 माइनस 2.4383, तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, 75 माइनस 2.4383, तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आ गया 72.5617। अब दोनों की दोनों कहां खड़े हो गए आखिर, सर माइनस करना था ना, यस, पर मैं माइनस यहां करूंगा, 2 पॉइंट कुछ आया था, अब इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो नेट आ जाएगा, और नेट का फिर मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल लूंगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। 5617 इंटू 1.03355, तो सर ये आ गया 74.99, 74.996, 75 ले सकते हो, अल्टीमेटली सर 75 ही तो आ गया, और 75 इंटू 500, 75 इंटू 500, तो सर ये आ गया 37,500। ठीक, मेरे बोर्ड नोट्स में गड़बड़ी है, आपकी बुक में नहीं होगी, 37,500 आपको दिख रहा हो।
सिंपल सा तरीका है, अगर मैच्योरिटी को डिविडेंड मिल रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, पर मैच्योरिटी से पहले डिविडेंड मिल रहा है तो एक तरीका है उस डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, या दूसरा तरीका उस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसको स्पॉट से माइनस कीजिए और फिर सीधा फ्यूचर वैल्यू निकालिए, नेट ऑफ डिविडेंड। मेरे ख्याल से ये वाला प्रेजेंट वैल्यू वाला ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर कौन सा करवा दिया आपको? सर एग्जाम्पल नंबर आपने 17 करवाया, पर अभी भी 16 तो छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, अब मैं 16 देख लेता हूं। अब मैं 16 करवा रहा हूं, करे 16, यस, अच्छे से करना। सपोज दैट देयर इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन शेयर प्रेजेंटली 1000। सर ये 1000 है क्या चीज? ये 1000 है स्पॉट, 1000 है स्पॉट प्राइस। द लाइफ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 90 डेज। ठीक है सर 90 डेज है, मतलब मुझे 90 डेज एफ निकालना है, 90 डेज एफ, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनी विल पे डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड 7 रुपए 50 पैसे मिल रहा है 30 डेज में, 8 रुपए 50 पैसे मिल रहा है 60 डेज में, और 9 रुपए मिल रहा है 90 डेज में। तो अब एक ही तरीका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो दिख रहा है ये है 0 पीरियड, पहले मंथ में या 30 डेज में, 30 डेज में आपको मिल रहा है 7 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए और 8 रुपए 50 पैसे। तो मुझे करना क्या है, मुझे यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इनका सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं। ये प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू और ये प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं। मतलब इसको मैं 30 दिन के रेट से 1 मंथ के रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, इसको 2 मंथ के रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, और इसको 3 मंथ के रेट से डिस्काउंटिंग करूंगा, ठीक है। यस, यहाँ आएगा 0.01, यहाँ आएगा 0.03, यहाँ आएगा 0.03। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है जी। ओके सर, बात समझ में आ, एक्चुअली सर मांगा क्या है, कुछ नहीं मांगा, एफ मांगेगा। लिखा है एज्यूमिंग दैट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12% पर एनम, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ नो आर्बिट्रेज एग्जिस्ट। मतलब आर्बिट्रेज नहीं, मतलब जो आप निकाल रहे हो वही थियोरिटिकल है वही एक्चुअल है, वो पूछ रहा है। अगर आर्बिट्रेज नहीं है तो बताइए एफ क्या होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। तो सिंपल से तरीका, स्पॉट में से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस करूं और फिर उसका फ्यूचर प्राइस निकालूंगा। ओके, अब समझो, अगर नॉर्मल होता 7 रुपए 50 पैसे, मान लो 10% रेट होता, सुन लो भाई, सुन लो, अगर 7 रुपए 50 पैसे होता और 10% से डिस्काउंटिंग करना होता, तो डिस्काउंटिंग करने के 2 तरीके, या तो डिवाइड कर लो 1.10 से, या 7 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो 0.909 से। भाई या तो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 1.10 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ही तरीके हैं। ऐसे भी प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, ऐसे भी प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। इट मींस अगर मैं कहूं 7 रुपए 50 पैसे E.01, मतलब वो आएगा 1.10 टाइप का। दूसरा तरीका है, अगर मैं कहूं 7 रुपए 50 पैसे इंटू E-0.01, मतलब यहां जो आएगा वो आएगा फैक्टर। अगर ये माइनस में दिया मतलब फैक्टर, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सर अगर माइनस में नहीं दिया मतलब वो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से डिवाइड किया जाता, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। हमारे क्वेश्चन में डिवाइड वाला फैक्टर दिया कि मल्टीप्लाई वाला दिया, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। सर हमारे इसमें मल्टीप्लाई वाला फैक्टर दिया, 1 मंथ का, 2 मंथ का और 3 मंथ। ओके, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकल सकता है? सर बहुत आसानी से काम हो, दिस दिस और दिस, आंसर निकल गया। फिर 7 रुपए 50 पैसे 8 रुपए 50, आंसर आ गया 24.4945।
अब स्पॉट में ये प्लस में गलती से लिखा हूं, ये माइनस होगा, आपके बुक में सही होगा। तो सर 1000 में से माइनस करोगे 24.4945, तो सर ये आ गया 975.5055 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1.03045। तो सर आंसर आ गया 1005.21। ठीक है, ओके, 1005.21 इज एफ। बस एक कहने का उद्देश्य था कि बाद में माइनस करने से, क्योंकि डिविडेंड बीच में मिल रहा तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू किया और फिर फ्यूचर वैल्यू निकाला। ओके सर, दूसरे पॉइंट में बोला है वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी। कॉस्ट टू कैरी नहीं है, कुछ नहीं, स्पॉट है 1000 और फ्यूचर कुछ और आएगा, तो वो 1000 से ज्यादा है ना, तो वो जो डिफरेंस है बेसिस जिसको आप बोलते थे उसी को कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी बोलते हैं। तो मैं कहूं सीधा सीधा 1005.21 में से माइनस करोगे 1000, 1005.21 माइनस 1000, तो ये जो आया ना 5.21, इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी। ठीक है, ओके सर। तो ये समझाना, बस एक ही चीज समझाना है कि यार स्पॉट में से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस करके फ्यूचर वैल्यू सीधा निकालकर भी काम कर सकते। ठीक, अब हम कमोडिटी फ्यूचर के लिए तैयार हैं, बस वही समझाना, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं टाइम क्या कितना बचे। चलो जी, कॉन्सेप्ट बुक ओपन कीजिए। अब बात करेंगे हम कमोडिटी फ्यूचर की। सर आता है कि नहीं आता? बहुत कम आने के चांसेस है, पर मेरी ड्यूटी है कि आपका अपना 100% देना, और आपकी भी ड्यूटी है कि आप 100% दीजिए। कमोडिटी फ्यूचर कुछ है नहीं, 15 मिनट में खत्म हो जाए। सर जैसे यार शर्त लगाते हैं हम शेयर्स पर, तो ऐसे हम गोल्ड पे भी शर्त लगा सकते हैं कि लगा सकते? क्या हम स्टील पर भी शर्त लगा सकते हो? किस लगा? आयरन पर? यस, आप स्टील पर भी शर्त लगा सकते हो, आप आयरन पे भी शर्त लगा सकते हो, आप ऑयल पर भी शर्त लगा सकते हो। शेयर्स के अलावा कमोडिटी पे अगर शर्त लगा रहे हो तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स कुछ स्पेशल नहीं है सर। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी ऑप्शन होता है कि यस, ऑप्शन भी होता है सर। फ्यूचर होता है कि यस, फ्यूचर भी होता है। आप शर्त लगा दीजिए स्टील का दाम बढ़ेगा कि कम होगा, आप शर्त लगा सकते हो कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो दिस इज कमोडिटी सर। इसमें भी वैसी मार्जिन होता है कि इसमें भी सेम मार्जिन होता है, इसमें भी आप लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला? अगर बढ़ने वाला तो आप लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए, अगर कम होने वाला तो शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए, कुछ स्पेशल नहीं है। ओके सर, तो इसमें अगर देखा जाए कमोडिटी में तो एक होता है मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट हो सकता है, पर मार्जिन अकाउंट इसके क्वेश्चन है नहीं है, इसलिए हम मार्जिन अकाउंट की बात नहीं करें। मार्जिन अकाउंट के अलावा और क्या हो सकता है? और हो सकता है थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस सर। इसका भी थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, यस, इसका भी हो सकता है कि एफ निकालने के लिए आ जाए। एक वो पढ़ना है और एक पढ़ना है बीटा मैनेजमेंट, बस बात खत्म। सर इसमें भी बीटा मैनेजमेंट है कि हाँ जी, पर इसमें बिल्कुल छोटी सी बात है और कुछ नहीं। तो सर सबसे पहले बात किसकी करें? सबसे पहले बात करें कि यार कमोडिटी फ्यूचर में एफ कैसे निकाला जाता है। ध्यान से समझ। ओके सर, हम लोग तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूं मेरी एक दुकान है, और सर आपका काम क्या है? मुझे स्टील मटेरियल बेचता हूं, मैं स्टील बेचता हूं, स्टील। ओके, स्टील बेचते हैं सर। तो सर स्टील या आयरन आप कुछ भी समझ ले, लोहा, ठीक है। तो मुझे लगते रहता है स्टील, मैं खरीदते रहता हूँ सर। तो क्या लग रहा है कि अभी स्टील का भाव टन में बताओ कितना टन चल रहा है? तो मैं कह रहा हूं कि अभी अभी को क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस।
अभी जो चल रहा है वो मान लो 75,000 पर टन चल रहा है। वाह सर, इतना सस्ता। आपको क्या लेना था ना भाई, 75,000 रुपये चल रहा है स्पॉट, अगर अभी खरीदता हूं तो। और मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में स्टील का प्राइस बढ़ सकता है। दिक्कत है, स्टील का प्राइस बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो अगर स्टील का प्राइस बढ़ सकता हूं तो बताओ क्या किया जाए। आने वाले 1 साल में तो स्टील लगेगा लगेगा मुझे, पर स्टील का प्राइस तो बढ़ चुका होगा। क्या किया जाए? सर एक काम करो ना यार, स्टील अभी से खरीद के रख लो। यस, अगर मैं स्टील अभी से खरीद के रखता हूं तो मेरा पैसा तो जाएगा। यस, मेरा इंटरेस्ट जाएगा। तो उस हिसाब से यार स्टील का प्राइस होना चाहिए 75,000 इंटू 1+R, जो भी हो। सिंपल, जैसे एफ निकालते थे वैसे ये काम कर रहा है। पर यार स्टील अगर मैं फिजिकली एक्चुअल में खरीद के रख लेता हूं, जैसे शेयर हम एक्चुअल में खरीद के रख लेते हैं, तो बीच में हमको डिविडेंड मिलता था, वो डिविडेंड हम माइनस कर देते थे। अगर यहां मिल रहा है तो हम माइनस, याद है, अगर डिविडेंड यहां मिल रहा है तो हम माइनस डी कर देते थे। पर अगर डिविडेंड यहां मिल रहा तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और फिर फ्यूचर वैल्यू पे पहुंचाते थे। दो चीजें हो गई। पर यार स्टील खरीद के रखने से कोई डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, ऊपर से अलग नुकसान है। सर किस बात का? अगर हम स्टील खरीद के रख लेते हैं आज ही, जबकि हमें 1 साल बाद लगेगा, तो हमें एक चीज का लॉस है, वह है स्टोरेज कॉस्ट। हमें हर साल स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। हो सकता है क्योंकि आप मटेरियल एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, तो हो सकता है हर साल हमें किराए से लेना पड़े गोडाउन, हर महीने किराया देना पड़े, तो वो तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो यार 75,000 एक तो ये आज लगेगा लगेगा, साथ में हमें स्टोरेज कॉस्ट भी तो लगेगा। यस, उसको भी तो कंसीडर करना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, मुझे मैं क्या निकाल लूं, मैं निकाल लूं प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। मतलब अगर मैं कहूं मेरा स्पॉट तो लग ही रहा है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट भी तो लग रहा है, दोनों चीजें लेना पड़ेगा। तो स्टील खरीदने से फायदा क्या है? आज ही खरीदने से एक तो स्पॉट लगेगा, आज ही पैसा लगेगा, उस पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो मैंने 1+R में डाल दिया, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट भी तो है, वो भी तो कंसीडर करो। बट एक फायदा भी है। अब फायदा क्या है? अगर मान लो कोई बड़ा कस्टमर बीच में आ गया, अगर मैं कहता हूं कि मैं स्टील अभी खरीद के नहीं रखता, मैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, और मान लो कोई बड़ा कस्टमर यहां बीच में आ गया, बड़ा कस्टमर बीच में आ गया, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मेरे पास मटेरियल है नहीं स्टील, जो मैंने सोचा था कि यार 1 साल बाद लगेगा, मान लो बड़ा ऑर्डर आ गया बीच में, कहां से लाओगे स्टील? काश में खरीद मिल जाएगा, पर वो तो महंगे, इमरजेंसी में खरीदना पड़ेगा ना, वो तो महंगे महंगे दामों में मिलेगा। उसकी अपेक्षा अगर मैं आज ही खरीद के रख लेता स्टॉक में, गोडाउन में, लगता तो लगता खर्चा, लेकिन यार मुझे ज्यादा कन्वीनियंस किस में होता, ज्यादा कन्वीनियंट। सर अगर आपके पास आज ही खरीद के रख लेते ना तो ज्यादा फायदा होता आपका। तो इट मीन्स अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूं तो नो डाउट मेरा ये पैसा बचा रहा हूं, मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट भी बच रहा है, लेकिन मेरा एक लॉस भी तो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस इल्ड, कन्वीनियंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो मेरा फ्यूचर में जिसमें कन्वीनियंस होता, उसका तो लॉस होगा एक प्रकार से। सर ये कैसे निकालोगे? ये दिया रहेगा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। और फिर इन सब का क्या निकाल लूं मैं? फ्यूचर वैल्यू। तो ये क्या आ गया? एफ। कमोडिटी फ्यूचर में स्पॉट, अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो किस चीज का फायदा है? स्पॉट बचाया, स्टोरेज कॉस्ट भी बचाया, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से मेरे पास मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं हो पाया, इसकी वजह से मुझे कन्वीनियंस जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा, तो कन्वीनियंस यील्ड को मैंने माइनस कर दिया। याद रखना प्रेजेंट वैल्यू, और फिर उसको मैंने कहा ले गया? फ्यूचर पर। दिस इज फ्यूचर वैल्यू। हमें एग्जाम में क्या आएगा? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, हमें एग्जाम में ये दे देगा, सॉरी बोर्ड हैंग हो गया है,
हमें एग्जाम में ये दे देगा, हमें एग्जाम में स्पॉट भी दे देगा, हमें ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, कहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड निकालो। बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? देखिए सीधा क्वेश्चन, इस पे कोई एग्जाम्पल नहीं कर पाया। तो मैंने कहा एज पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कैलकुलेटेड एज अंडर। एफ निकालना है कैसे? स्पॉट ले लेना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट ले लेना, माइनस कर लेना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, और उसका क्या निकाल लेना? फ्यूचर वैल्यू। एफ मतलब थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, पीवीएससी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, और पीवीसीआई मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन बैंक पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। थक गया हूं मैं, समझ रहा हूं, पर करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 चेक करोगे तो स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 15,610 ग्राम का, फ्यूचर प्राइस भी दे दिया है 1 साल बाद का, रिस्क फ्री रेट दिया है 8.5%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है 900 रुपए, और आपको निकालना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड। आराम से काम हो जाएगा। फॉर्मूला हमको मालूम है, एफ दिया है, स्पॉट प्राइस दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड को एक्स ले लिया, और फ्यूचर वैल्यू मतलब 1.085 लिया। उसके हिसाब से फिर एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 740। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, 99% बच्चे क्वेश्चन छोड़ के जाते। आ गया तो आप इल्जाम नहीं लगा सकते इंस्टीट्यूट का, कि आप इंस्टीट्यूट को कि आपने बाहर से दिया। ठीक है, ठीक है। आगे चलें तो ये खत्म हो गया हमारा। क्या खत्म हो गया? थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब वापस आइए किसमें? कॉन्सेप्ट बुक में, और अब पढ़ने वाले हैं हम हेज रेशियो। ठीक, कॉन्सेप्ट बुक ओपन कीजिए। चलो एक टॉपिक और है लास्ट, जिसका नाम है हेज रेशियो। सर हेज रेशियो क्या? हेज रेशियो कुछ नहीं, बीटा है। शायद हम लोगों ने डेल्टा हेजिंग में भी हेज रेशियो बोला था। हेज रेशियो मतलब बीटा। एक बार समझते हैं कि क्या सीन। सुनो ध्यान से। बात किसकी है? बात है स्टील। स्टील। सर आने वाले दिनों में हमने ऑलरेडी स्टील खरीद के रख लिया है, ध्यान से समझना। और सर कितना स्टील खरीद के रख लिया है? 10,000 kg, 10,000 kg। और सर हमको क्या अभी प्राइस क्या है? अभी है 800 रुपीज पर केजी, 800 रुपए पर केजी। ठीक है सर, स्टील खरीद लिया है 800 रुपए पर केजी। हमारा काम क्या है? हमारा काम है खरीदने और बेचने का। तो स्टील खरीदा, और हम फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में जो है वो स्टील का प्राइस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हम स्टील बेच देंगे। और कितने के हिसाब से बेच देंगे? 800 से ऊपर बढ़ेगा तो 800 से ऊपर में बेच देंगे। इट मीन्स हमारा ऑलरेडी कौन सा पोजीशन है? सर हमारा कौन सा पोजीशन है? हमारा लॉन्ग पोजीशन। स्टील का प्राइस बढ़ेगा तो बेच देंगे। ठीक है, ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत है? कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टील में लॉन्ग पोजीशन है, और बढ़ेगा, हमको हमारा अनुमान है कि बढ़ेगा तो हम बेच देंगे। सर ये बात रिपीट हो गई है, अब आगे बोलो। डर। डर किस बात का? सर डर इस बात का है कि अगर प्राइस कम हो गया तो हमें कम में बेचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा, वैसे तो लग रहा था कि प्राइस बढ़ेगा, पर डर किस बात का? डर इस बात का कि कहीं प्राइस कम हो गया तो हमें सस्ते में बेचना पड़ेगा। ये एक दिक्कत है। सर तो इससे बचा जा सकता है। किससे बचा जा सकता है? पहला है कि अभी बेच दीजिए, बाद में खरीद लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। इससे बचने का एक तरीका है कि हम क्यों ना फ्यूचर में शर्त लगा लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आप शर्त लगा सकते हो कि प्राइस गिरने का शर्त।
प्राइस गिरने का शर्त मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। बस हैज हो गया। शॉर्ट पोजीशन का मतलब आपने हैज कर लिया, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि प्राइस गिर सकता तो आपने हैज कर लिया, ठीक है। और मैं कहता हूं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यार जितना हमारा फ्यूचर, जितना फ्यूचर मतलब अलग रेट हो सकता है, मेरी बात समझो, अलग ही रेट होगा। ये कौन सा रेट है सर, ये स्पॉट रेट है। और मुझे लगता है स्टॉक एक्सचेंज में रेट अलग चलता है स्टील का, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा फ्यूचर में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो मैं यहां भी कौन सा पोजीशन ले लूंगा, शॉर्ट पोजीशन। और कितने केजी का, 10,000 केजी पे शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। अगर यहां रेट गिरेगा तो यहां भी गिरेगा, और गिरेगा तो मेरा हेज हो गया। सिंपल सी बात है, मैं कौन सा पोजीशन लेना चाहता हूं, शॉर्ट पोजीशन। अगर बीटा 1 है तो चल जाए, लेकिन सर, हाँ बोलो सर, ऐसा है, सुनना ध्यान से सर, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर यहां 10% से गिरा तो यहां 8% से गिरेगा। मान लो 8% से गिरेगा, यहां 10% से, तो यहां 8%। मार्केट बोल दो, नहीं तो मार्केट, अगर मार्केट 10% से गिरेगा तो ये पूरे 10 से नहीं गिरेगा, 8% से गिरेगा। तो क्या बीटा निकाल सकते हो? यस। बीटा कितना आ गया? 0.8। 0.8 कैसे आ गया सर? चेंज इन स्पॉट डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट, वही तो कर रहे हैं हम लोग। बीटा कितना आ गया? 0.8। तो अब हम 10,000 केजी पे शर्त नहीं लगाएंगे, हम 10,000 इंटू 0.8, कितना केजी का शॉर्ट पोजीशन लेंगे? 8,000 केजी का। इसको बोला जाता है बीटा 0.8। एक बार करके देखिए क्या? यस। मान लो सर ये 10% से डाउन हुआ तो ये 8% से डाउन होगा। इट मीन्स, मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सर समझ में आ गया कि ये 10% से डाउन होगा तो ये 8% से डाउन होगा। उस हिसाब से हमने यहाँ 8,000, मैं 8,000 रुपए बोल दूं अभी, तो 8,000 रुपए पे आपने शॉर्ट पोजीशन, मैं अभी 800 को हटा रहा हूं, तो सर 8,000 पे 10% गिरेगा तो सर 800 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ 8% गिरेगा मतलब यहाँ भी 800 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है सर, ये रिपीट हो रही है, ये तो हमको पहले से आता है। एक्चुअल में बीटा वैसे दिया रहता है स्टॉक हो तो, पर कमोडिटी का बीटा नहीं दिया रहता, वो परसेंटेज बता देगा। तो सर बीटा निकालने का फॉर्मूला, बीटा निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, याद करो। बीटा, या बीटा कैसे निकालते थे सर? बीटा ऐसे निकालते थे, चेंज इन, वैसा वाला भी। और एक फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन स्टॉक एंड मार्केट, ऐसा कुछ निकालते थे। याद करो कहाँ पढ़ते थे सर? ये हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा हुआ है। वही चीज मैं यहां समझाने की कोशिश, यहां बीटा को हम बोलते हैं हैज रेशियो, और हैज रेशियो निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट, स्पॉट की बात मैं ये करूंगा, कैश मार्केट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर इनटू कोरिलेशन स्पॉट एंड फ्यूचर। पहले हमें हैज रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को, या फिर जो आपके पास है उसको आपको हैज रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं फिर मैं बात करूंगा। ये एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन से समझ में है। यहां लिखा हुआ है spot price of commodity and future prices commodity are perfect positive correlation। पॉजिटिव कोरिलेशन होता, पॉजिटिव कोरिलेशन समझ रहे हो ना, कि यार फ्यूचर में बढ़ता तो एक्चुअल स्पॉट भी बढ़ता, फ्यूचर, स्पॉट का मतलब समझ रहे हो ना, फिजिकली स्टील का प्राइस, और स्टॉक एक्सचेंज में जो रेट चलता है वो वाला प्राइस, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम रेट से मूवमेंट हो, मतलब ये अगर 10% से बढ़ेगा तो फिजिकल वाला भी 10% से बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। तो हमें इस कंडीशन में आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, जिसको आप हैज रेशियो बोलते हैं, जिसको आप बीटा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बीटा, इसमें हम टाइम खराब नहीं करते। बीटा निकालना या हैज रेशियो निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर इनटू आर का मतलब है कोरिलेशन, कोरिलेशन स्पॉट एंड मार्केट, ए स्पॉट एंड फ्यूचर। ठीक है सर, एग्जाम्पल करवाओगे कि नहीं? वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम चला गया है, तो सीधा हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए और वापस हम यहां पहुंच रहे हैं। इट मीन्स आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा हो। सर ये स्टडी मैट में है क्या? स्टडी मैट में नहीं है। चाहो तो मैं छुड़वा सकता हूँ, पर मैं छुड़वाना नहीं चाहता। करे तो थोड़ा कंप्लीटली करे तो ज़्यादा अच्छा। एक बार पढ़े। अ कंपनी इज लॉन्ग 10 मैट्रिक टन। एक टन में कितना केजी आता है? 1000 केजी। एक मैट्रिक टन में 1000। तो यहाँ 10 मैट्रिक टन है, मतलब 1 टन इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ टोटल मेरा एक्सपोजर कितना है सर? 10,000 केजी। आपने 10,000 केजी कॉपर खरीद के रखा है कितने के हिसाब से? 534 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये कौन सा है आपका? स्पॉट, मतलब आपका सर लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन खरीद के रखा, फ्यूचर में बेचने का सोच रहे हो, ठीक है, तो आपका लॉन्ग पोजीशन है। मतलब आप क्या चाहते हो? प्राइस बढ़ेगा, मतलब आपका लॉन्ग पोजीशन है। एंड इंटेंड टू रिमेन सो फॉर इंस्यूइंग क्वार्टर। वेरिएंस ऑफ चेंज इन स्पॉट है, वेरिएंस दे रखा है 16%। वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 16 का स्क्वायर रूट। सर ये आ गया 4%। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकला? स्पॉट। और 36% स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकला? फ्यूचर। 36 को स्क्वायर रूट कर दिया तो कितना आ गया? 6%। ठीक है, और दोनों के बीच में कोरिलेशन कितना दिया है? कोरिलेशन कितना दिया? 0.75। तो क्या बीटा निकल सकता है या हैज रेशियो निकल सकता है? हाँ सर, तो आपने हैज रेशियो निकाला, ऑप्टिमम हैज रेशियो। तो कैसे निकलेगा? 4/6, 4/6 इंटू 0.75, तो 0.5 आ गया। बीटा आ गया 0.5 या हैज रेशियो आ गया 0.5। यहाँ तक ठीक है? पहले नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं थी। बताइए कौन सा पोजीशन लोगे? किसमें? फ्यूचर मार्केट में। सिंपल सी बात है, कौन सा पोजीशन लोगे? शॉर्ट। और परफेक्ट हेज के लिए कितना केजी पे शॉर्ट पोजीशन करोगे? सर कितना केजी पे शॉर्ट पोजीशन करेंगे? 10,000 केजी इंटू हेज रेशियो। तो सर 5,000 केजी पर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। क्या आप डिटरमाइन द नंबर, नंबर पूछ रहा, नंबर तो 5,000 केजी है। 1,000 केजी का एक कॉन्ट्रैक्ट, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा? 5 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, 5 कॉन्ट्रैक्ट। और क्या अमाउंट निकाल सकते हो? अमाउंट निकाल देंगे 5,000 केजी इंटू फ्यूचर प्राइस। पर दिक्कत क्या है? आईसीएआई ने यहां मिस्टेक किया, फ्यूचर प्राइस नहीं दिया तो स्पॉट से ही उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने मल्टीप्लाई 534 से किया, जो कि गलत है। पर आपको करना पड़ेगा इंटू 534। तो बताओ शॉर्ट पोजीशन कितने अमाउंट से लोगे? 5,000 इंटू 534, तो सर 26,70,000 का हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे फ्यूचर मार्केट। टोटली गलत है, 534 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, फ्यूचर प्राइस से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आओ देखिए, सबसे पहले हैज रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है सर, और सर ये कहानी लिखो ना लिखो जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो ये लिख सकते हो। अब देखो हैज रेशियो निकाला उन्होंने 0.04, आप इसको 4 भी लिख सकते हो, 4/6 इंटू 0.7, तो हैज रेशियो कितना निकल गया? 0.5। और आप कंपनी का क्या लॉन्ग पोजीशन है स्पॉट मार्केट में या कैश मार्केट में? हाँ जी, तो उन्हें शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा? फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, ये भी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 1,000 केजी। तो बताओ हम हैज कितने से करेंगे सर? 10,000 इंटू 0.5, 5,000 केजी डिवाइडेड बाय 1,000, 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे। और अमाउंट बस उन्होंने 534 से मल्टीप्लाई किया, जो गलत है, वो फ्यूचर प्राइस से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 26,70,000। दैट्स इट। क्वेश्चन करके चले जाना। नो डाउट कि स्टडी मैट में है कि नहीं है,
मायने नहीं रखता, पर एग्जाम में आ सकता। ऐसे क्वेश्चन जो छुपे हुए क्वेश्चन है ना, वो उठा उठा कर दे रहा है स्टडी। ठीक है जी, बन जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, तो टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एलडीआर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 41। पढ़े? हाँ सर, पढ़ते। और राइस ट्रेडर हैज प्लान टू सेल 22,000 kg। अगर अभी बेचे हो, अभी अभी, तो शॉर्ट पोजीशन है। पर बोले वो सेल करना चाहता 22,000 kg राइस, कब करना चाहता है? आज से 3 महीने बाद। मतलब सर राइस अभी उसके पास है, यस, और वो 3 महीने बाद बेचना चाहता है। ठीक है, और क्या उम्मीद होगी कि प्राइस बढ़ेगा? तो अभी कौन सा पोजीशन है कैश मार्केट में? अभी सर लॉन्ग पोजीशन, अभी तो लॉन्ग है। 3 महीने बाद बेचने का सोच रहा ना, तो 3 महीने बाद बेचने का सोच रहा, तो क्या होना चाहिए? प्राइस बढ़ना चाहिए, मतलब आपका लॉन्ग पोजीशन है। डर किस बात का है? प्राइस कम ना हो जाए। स्पॉट प्राइस ऑफ राइस अभी कितना चल रहा है भैया? 60 रुपए पर केजी। ठीक है, और 3 महीने बाद आप शर्त किस पे लगा सकते हो? 3 महीने का फ्यूचर प्राइस 59 चल रहा, मैंने कहा ना फ्यूचर प्राइस अलग होना चाहिए, अलग है 59। अगर हैज करना चाहते हो तो इस रेट पे कौन सा शर्त लगाओगे? सर गिरने का शर्त। यह है स्टॉक एक्सचेंज, और ये आपके पास है राइस, अभी राइस रखा हुआ है, कितना रखा हुआ? 22,000 kg। तो यहां जो शर्त लगाओगे आप कहोगे 59 से डाउन होगा। साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है 1000 kg। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, और हमें लग रहा है कि 56 हो जाएगा आज से 3 महीने बाद। ठीक है, हमें डर है कि 56 हो जाएगा, इसलिए हम फ्यूचर मार्केट में कौन सा पोजीशन लेंगे? शॉर्ट पोजीशन। पॉइंट नंबर 1, इंटरप्रेट कीजिए पोजीशन ऑफ ट्रेडर इन कैश मार्केट। कैश मार्केट में बताइए कौन सा पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि हम इस उम्मीद में ठहरे हुए कि प्राइस बढ़ेगा, ऑलरेडी आपके पास होल्ड किया हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 सिंपल है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। राइस ट्रेडर होल्ड द स्टॉक फॉर 3 मंथ, और अनुमान है कि प्राइस बढ़ेगा, इसलिए आपका लॉन्ग पोजीशन है कैश मार्केट में। प्राइस बढ़ेगा तो फायदा होगा, पर डर किस बात का? प्राइस गिरने का डर अलग चीज है ना। ठीक है सर, तो लॉन्ग पोजीशन है कैश मार्केट में। एडवाइज द ट्रेडर शुड टेक इन फ्यूचर। फ्यूचर मार्केट में पूछ रहा है कि रिस्क को रिड्यूस करना है तो कौन सा पोजीशन लेना चाहिए? शॉर्ट पोजीशन। He should take short position in future market to hedge the risk of price fall. ठीक, पॉइंट नंबर 3, आप बताइए इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस फॉर इट्स सेल। बोले 3 महीने बाद जब हम बेचेंगे तो बताइए इफेक्टिव प्राइस क्या पड़ेगा पर केजी? मतलब यार कितना पैसा मिलेगा? 22,000 kg आप राइस बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा? याद रखना, 22,000 kg बेचोगे वो तो पैसा आएगा, और जो शॉर्ट पोजीशन लिया है उसका भी देखना पड़ेगा, गेन या लॉस कितना हुआ। पर इट सेल सर बीटा तो नहीं दिया, बीटा नहीं दिया तो मैं 1:1 मान के चल रहा हूं। तो बताना है इफेक्टिव रियलाइज प्राइस फॉर इट सेल्स इफ ही डिसाइड टू मेक यूज ऑफ फ्यूचर मार्केट। बोल रहा है फ्यूचर मार्केट को यूज करोगे। स्पॉट प्राइस 57 पर केजी, आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस 57 पर केजी हो जाएगा, और फ्यूचर प्राइस 58 हो जाएगा। मतलब समझाओ। मतलब है यार ये है कैश मार्केट, जिसमें आप राइस खरीदते और बेचते हो, एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी होती है। ये है फ्यूचर मार्केट, जिसपे आपने शर्त लगाया है कि 59 से कम हो जाएगा। और कितने केजी पे शर्त लगाया है? 22,000 केजी पर शर्त लगाया है। ठीक है यहां तक। तो कैश मार्केट में आज से 3 महीने बाद 22,000 केजी बेचोगे, और रेट कितना हो गया? बोले 57 हो गया, स्पॉट 57 हो, और फ्यूचर मार्केट में रेट कितना हो गया? 58 हो गया। तो चले देखिए कि कितना पैसा आएगा।
पहले फिजिकली राइस बेचोगे 22,000 कितने के हिसाब से, 57 के हिसाब से, 22,000 kg इंटू 57, 22,000 kg है ना यार, 22,000 इंटू 57, तो सर 12,54,000, 12,54,000 ये पैसा आएगा 57 के हिसाब से बेचोगे। पर यहां तो सर हम जीत गए ना यार, यस, तो वो भी तो आएगा सर, प्लस हमको मिल जाएगा 22,000 रुपये मिल जाएगा, यहाँ जीतोगे ना 1 रुपए, तो वो भी मिलेगा। तो टोटल राइस बेचने से इतना पैसा मिलेगा और गेन 22,000 का हो गया, प्लस 22,000, तो टोटल मिलाकर हमको 12,76,000 रुपए मिला। कितने के पीछे मिला, 22,000 केजी के, तो पर केजी कितना मिला, डिवाइडेड बाय 22,000, सर पर केजी हमको 58 पड़ा। बस ये निकालना, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस। एक बार देखिए क्या इफेक्टिव रियलाइज, अब बेचोगे राइस 22,000 केजी कितने के हिसाब से, सर 57 के हिसाब से, तो ये 12,54,000 ये मिला। और क्योंकि आपका शॉर्ट पोजीशन था फ्यूचर मार्केट में, रेट 59 से 58 हुआ, तो 22,000 रुपए ये मिल गया। तो टोटल मिलाकर आपको पैसा कितना मिला, 12,76,000। कितने केजी पे मिला, 22,000 केजी पे, तो आपको इफेक्टिव प्राइस कितना पड़ा, 58 पड़ा। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज देख कर जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बाहर का डाल दिया था, तो प्लीज ये आप कर लोगे। बाइनोमियल मॉडल है, मान लो स्टॉक, याद है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, यस सर। कौन सा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 26,000 रुपया। 3 मंथ प्रीमियम कितना देना पड़ा है 1,010। आपको मालूम है कि 3 महीने बाद प्राइस 27,300 भी हो सकता है, 24,700 भी हो सकता। इट मीन्स जब भी 2 प्राइस आती है तो वो बाइनोमियल मॉडल हो गया, यस। प्रेजेंट दिस ऑप्शन इज एड द मनी, एड द मनी का मतलब क्या होता है सर, एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, सर सिंपल कंपाउंडिंग लिखा, अजीब सा शब्द है सिंपल कंपाउंडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल लेना भाई, सिंपल कंपाउंडिंग को छोड़। क्या प्रीमियम जो दिख रहा है 1,010 क्या जस्टिफाइड है, तो याद है बाइनोमियल में हम ऐसा कुछ बाइनोमियल ट्री बनाते थे, यस सर। अभी प्राइस कितना है 26,000, कितना हो सकता है सर, 27,300 भी हो सकता है और 24,700 भी हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस भी एट द मनी, तो एक्सरसाइज प्राइस कितना है 26,000, तो पे ऑफ निकालेंगे, कौन सा ऑप्शन है, कॉल, तो 27,300 माइनस 26,000, तो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ यहाँ कितना आ गया 1,300, यहाँ कितना आ गया 0। अब क्या निकालना पड़ेगा, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालते थे, याद करो, R माइनस डी यू माइनस डी। तो बताओ आज कितना हो सकता था, 26,000 से 27,300 हो सकता, तो ये यू हो गया, 27,300 डिवाइडेड बाय 26,000, 1.05, 1.05। डी की बात करो 24,700 डिवाइडेड बाय 26,000, 0.95। एक साल बाद का है क्या, एक साल बाद का ही होगा, तो ऊपर आ जाएगा 1.12 माइनस 0.95। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन से आप देख लोगे तो हो जाएगा। तो ये आर हमको, अच्छा 3 महीने का, सॉरी 3 महीने का, आर हमको मालूम है, यू हमको मालूम है, डी हमको मालूम है, उससे हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी निकल गया तो फिर हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1,010, और एक्चुअल भी कितना है 1,010, तो यस जस्टिफाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे डाल दिया था, चाहो तो करना चाहो तो छोड़ देना, पर इससे पहले वाले क्वेश्चन करना पड़ेगा। हमारा डेरिवेटिव पूरी तरह से खत्म हुआ, रिवीजन करोगे। एक और टॉपिक है रियल ऑप्शन, जो कि नया डाला हुआ, अच्छे से करना पड़ेगा। तो सर अगली क्लास में, अगले क्लास में मेरे ख्याल से मुझे रियल ऑप्शन करके ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रियल ऑप्शन छोड़ा, क्योंकि उसमें बीएसएम है उसमें, और इस अटेम्प्ट में आया भी है रियल ऑप्शन का क्वेश्चन, इस अटेम्प्ट में डेरिवेटिव के तो बहुत क्वेश्चन आए भाई। एक तो मतलब नवंबर 2024 में एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था ऑप्शन पे, फिर फ्यूचर का एक क्वेश्चन आया था, एक रियल ऑप्शन का भी क्वेश्चन आया था 8 नंबर का। अच्छा है, मतलब काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए हैं डेरिवेटिव। तो अगली क्लास में रियल ऑप्शन खत्म करेंगे, बड़े मुश्किल से 1 घंटे की क्लास रहेगी, रियल ऑप्शन खत्म हो जाए।
क्लास अभी मैं ओवर कर रहा हूँ, अगली क्लास में रियल ऑप्शन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।